हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सीए विवेक धर्मशी और आज हम आपके लिए और एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो है ये हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर करेंगे। यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्ट। आज आप कॉमर्स में कोई भी करियर ले लें, आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं ना कोई लेवल पर फेस करना ही पड़ेगा। एक्ट प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अगर सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, या जैसे मैंने कहा कॉमर्स में कोई भी पर्टिकुलर एक्ट कर रहे हैं, आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एकेडमिक के पर्सपेक्टिव से तो काम में आएगा ही। एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा काम में आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्योर अबाउट दिस? तो चलिए इस पर्टिकुलर एक्ट को शुरू करते हैं। ये पर्टिकुलर एक्ट पर हम बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे पार्ट्स में बनाने वाले हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम सीए की बुकलेट के हिसाब से देखें तो उसमें पूरे चैप्टर को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। यूनिट 1 में हम ये सारी चीजें देखेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग इसमें यूनिट 1 पर 4 अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। पार्ट 1 में हम लोग ये वाला पार्ट कवर करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कवर करेंगे। पार्ट 3 में हम लोग ऑफर कवर करेंगे और पार्ट 4 में सेपरेटली हम लोग एक्सेप्टेंस भी कवर करेंगे। सो एक तरह से मैंने आपके सामने जो ये चार्ट है इसे हम 4 पार्ट्स ऑफ वीडियोस में कवर करेंगे, जबकि मैंने आपको पहले ही कह दिया बहुत सारे पार्ट्स और बनेंगे। यूनिट 2 कंसिडरेशन पर बनेगा, आगे फ्री कंसेंट पर बनेगा, जिसमें आपका कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ऐसी बहुत सारे पार्ट्स में हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। सो ऑन द रीजन ऑफ दिस इज कि आप छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे तो आपको भी समझने में आसानी होगी। ऑन द गो आप कभी भी देख सकते हो। So let us start on part 1 where we will be covering introduction, basics, and again a very important part, what are the essentials of valid contract. तो पहले अगर एक बैकग्राउंड चेक कर लें, बैकग्राउंड समझ लें, तो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 विल टॉक ऑन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर ले, कोई भी फील्ड में कर ले, जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक रूल्स हैं वो सारे ही सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 में कवर्ड हैं। लेकिन अगर आपका स्पेसिफिक कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू इंडेमनिटी और गारंटी तो वो सेक्शन 124 से 147 है। अगर आपका बेलमेंट एज सच कोई पर्टिकुलर रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो वो सेक्शन 148 से 181 कवर्ड है। और अगर कोई ये प्रिंसिपल एजेंट एग्रीमेंट है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, उसके रिलेटेड सारी बातें सेक्शन 182 से 238 है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आपका कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी फील्ड से हो, सबको सेक्शन 1 से लेकर 75 तो लागू होगा ही, एप्लीकेबल होगा ही। आपका कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट या कोई स्पेसिफिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शंस लागू होंगे, नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है कोई भी फील्ड, कोई भी एरिया से, तो आपको ये फर्स्ट 75 सेक्शंस तो लगने ही लगने हैं। ये एक्ट आया था 1 सितंबर 1872। ये डेट आपने याद रख लेनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 सितंबर 1872। अब आप कहेंगे कि सर ये यहां पर सेक्शन 75 और यहां पर डायरेक्ट 124 कैसे शुरू हो गया? सेक्शन 1 से लेकर 75 आपने कहा बेसिक प्रिंसिपल्स है, और फिर आप देख पा रहे हैं कि 124 से आगे शुरू हो रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये बीच में सेक्शंस कहां चले गए? मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सेक्शन 75 और 124 के बीच के सेक्शंस हैं, इधर पहले एक्चुअल में सेल्स ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप फर्म के रिलेटेड सारी बातें होती थी। लेकिन आपको मालूम है 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक अलग सेक्शन बनाया, एक अलग एक्ट बनाया गया और उसके रिलेटेड सारे सेक्शंस को वहां ट्रांसफर किया। और इन द ईयर 1932 पार्टनरशिप फर्म से जुड़ी सारी बातें
पार्टनरशिप फर्म से जुड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड जो भी चीजें थी, उसमें एक अलग एक्ट बना दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इसीलिए फॉर ऑब्वियस रीजंस हमारे यहां पर सेक्शन 76 से लेकर 123 अब ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसके बीच में जो सेक्शंस हैं वो सेल्स ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप फर्म, जो दो अलग एक्ट अब बन चुकी है, उसमें ट्रांसफर किए गए, या वो एक्ट अब उस चीज को कवर करती है। तो इसीलिए फॉर ऑब्वियस रीजंस हमने हमारी एक्ट के सेक्शंस को फिर से रीनंबरिंग नहीं किया। इसलिए याद रखना है कि पहले 75 सेक्शंस है और फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स सेक्शन 124 के आगे कवर होता है। क्लियर है? अब तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है क्या भाई, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा ही सिंपल और सरल है कि जब दो लोग, दो पार्टीज, दो कंपनीज, जब भी कोई दो डिफरेंट पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर होना चाहिए। उस कॉन्ट्रैक्ट में जिसके राइट्स हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में जिसके ऑब्लिगेशंस हैं, वो दोनों ही लोग उसे फुलफिल करें, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े ना। ये बेसिक फंडा है। जब हम कोई दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, जो भी मेरे पार्ट पर मेरा ऑब्लिगेशन है वो पूरा हो, जो भी मेरे उसमें जो अधिकार है, मेरे राइट्स हैं, वो कंप्लीट किए जाएं। बस यही तो होता है। और अगर कल जाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है तो उसके पास क्या लीगल रेमेडीज है? जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, जो अपने एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर रहा, हम उसके ऊपर क्या लीगल रेमेडीज अप्लाई कर सकते हैं? हमारे पास क्या वेरियस ऑप्शंस हैं? ये चीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब पहले तो ये क्लियरली एक्ट बताता है कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, क्यों बनता है, एक कॉन्ट्रैक्ट में किसके क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट सही से कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा, और कल जाकर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किसी न किसी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता तो उसमें क्या लीगल रेमेडीज है, वो भी हम इसमें समझेंगे। श्योर अबाउट दिस? पक्का? अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हमारा इंडिया का इज एग्जैक्ट अ कॉपी ऑफ ब्रिटिश लॉ। जैसे ब्रिटिश लॉ में भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, अब हम कोई गलत नहीं लगाना, लेकिन मोरलेस हमारा उनका ही पूरा कॉपी है। हमने इधर उधर हमारे इंडियन सिनेरियो को जैसा सूट हो वैसे चेंजेस करे हैं, लेकिन जो हमारा क्रक्स है, जो हमारा फाउंडेशन है, जो हमारा कोर है, वो हमने ब्रिटिश लॉ का, जो ब्रिटिश वहां के जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है उसी का ही मोरलेस कॉपी करा है। जैसे मैंने बताया सेक्शंस 238 है एंड दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस 11 चैप्टर्स। क्लियर है? नाउ एक कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए माय फ्रेंड्स देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। जब सारी चीजें मिलती है, सारी चीजें कंफर्म होती है, तब जाकर हम कहेंगे कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे अगर मैं छोटा सा यहां पर कहूं प्लुरलिटी ऑफ पार्टी, मतलब एक व्यक्ति खुद से कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकता। आप कहेंगे मैंने खुद आज रात में डिसाइड किया कि मैं कल से अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगा, इसे थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। आपने अपने आप को कोई वादा दिया, प्रॉमिस किया, उसे थोड़ी ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कहेगा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो लोग चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई ऑफर करे तो सामने वाला उसे एक्सेप्ट करे। ऑफर और एक्सेप्ट करने का कम्युनिकेशन होता है, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, एक जरिया होता है। कंसेंसस एडिडम का मतलब जो मैं सोच रहा हूं वही आप सोच रहे हैं, जो हम लोग दोनों एक ही पेज पर हैं, जो मैं सोचकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं वही आप सोचकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसे कहते हैं कंसेंसस एडिडम। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, हमारा इंटेंशन है लीगल रिलेशन को क्रिएट करना। जैसे अगर मैंने मेरे फ्रेंड को कहा कि क्या तू मेरे साथ कल मूवी देखने आएगा, और उसने कहा हाँ, और कल जाकर वो मूवी थिएटर के वहां पर मैं उसकी वेट कर रहा हूं और वो नहीं आया, तो क्या आप उस पर केस कर दोगे? आप ये कहोगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया? बिल्कुल भी नहीं। आपका कोई इंटेंशन ही नहीं था यहां पर लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। आपने अपने फ्रेंड को बोला चलो यार कल मैं पार्टी दे रहा हूं, आप लोग मेरे पार्टी में आइए, मैं सो एंड सो होटल में आपको पार्टी दे रहा हूं, आपके फ्रेंड्स में से 3-4 लोग नहीं आए, क्या आप उन पे केस कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। जस्ट बिकॉज कोई आपकी शादी में नहीं आ रहा है, आपके फंक्शन में नहीं आ रहा है, आपकी बुलाई हुई पार्टी में नहीं आ रहा है, आपके साथ मूवी का प्रॉमिस किया था नहीं आ रहा है, आपको किसी फ्रेंड ने बुक देने का प्रॉमिस किया था और अगले दिन वो कहता है मैं मेरी बुक नहीं दूंगा, आप उस पर क्या केस कर दोगे? बिल्कुल भी नहीं। हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं है लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। लेकिन अगर हो तो फिर ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ले सकता है। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब कुछ ना कुछ तो सामने वाला जो हमारे लिए कर रहा है उसके बदले हमें कुछ देना है।
हम कितना देंगे वो मैटर नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं करता कि कंसिडरेशन कितना सफिशिएंट है कितना इनसफिशिएंट है। बात यह है कि कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। जैसे माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई अगर व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब है एलिजिबल लोग ही कॉन्ट्रैक्ट करें। नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब अपने मन मुताबिक, आप किसी के ऊपर प्रेशर डालकर कहेंगे कि तू मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर, ये नहीं चलेगा। फ्री कंसेंट होना चाहिए, वो फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लेट अस से सारी बातें हैं यहाँ पर, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कम्युनिकेशन है, दोनों सेम पेज पर है, लीगल रिलेशन है, आप उसको पैसे भी दे रहे हो, वो दोनों मेजर भी हैं, साउंड माइंड के हैं, और दोनों फ्री मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो गलत है। लेट अस से दे आर डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेलिंग ड्रग्स, नाउ दिस इज अनलॉफुल, दिस इज नॉट लॉफुल। तो रूल कहता है ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। सारी चीजें हैं लेकिन आप बोल रहे हो कि चल अपन एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैं तुझे पैसे दूंगा तो इसको उड़ा दे, दैट विल नॉट वर्क। द नेक्स्ट इज सर्टनटी। सर्टनटी का मतलब है कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो सर्टन होना चाहिए, अनसर्टन नहीं चलेगा। और हम आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखेंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट ने ही स्पेसिफिकली बोले हैं वॉइड रहेगा। वॉइड का मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, स्टार्ट से उसकी वैल्यू लॉ की नजर में जीरो है। तो अगर वो वैसा कॉन्ट्रैक्ट उस पर्टिकुलर सेक्शन में गिरता है तो हम बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो एक्ट ने ही स्पेसिफिकली बोला है, स्पेसिफिकली डिक्लेयर किया है वॉइड, तो ये नहीं चलेगा। तो इतनी सारी बातें हैं और ये सारी बातें जब साथ में आ जाए तो हम कहेंगे कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट बना है। ये सारी बातों को मैं फिर से एक बार इन डेप्थ एक एक करके हम आगे देखेंगे, बट मैंने आपको एक स्लाइड में ये क्लियर कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट बनना इतना आसान नहीं है। दो लोगों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो ये सारी बातें वहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? अब बेसिक अगर मैं एक एक टर्म को अब हम इन डेप्थ अगर समझें तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज एच में क्या लिखी है, वो कहता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। यहां पर तीन शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एग्रीमेंट है जो लॉ के हिसाब से एनफोर्सिएबल है, मतलब क्या कि दो पार्टीज जब एग्रीमेंट कर रही हैं तो उससे लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होता है और उनके पास वो लीगल रेमेडीज भी है कि कल जाकर अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करते तो वो आप पर एक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं। लॉ के नजर में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है, तब जाकर हम कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट इज एन एनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि एग्रीमेंट क्या है, तभी तो हम इस पूरे वाक्य को समझ पाएंगे। तो अगर आप देखेंगे, डज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, और एग्रीमेंट का मतलब यहां पर सेक्शन 2 क्लॉज में लिखा है एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इसे बेसिक हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने कुछ प्रॉमिस किया और उसके बदले आपने मुझे कुछ प्रॉमिस किया है। जब मैं आपको कुछ प्रॉमिस कर रहा हूं एंड इन टर्न आप उस इन एक्सचेंज आप कुछ प्रॉमिस कर रहे हो, तो अ सेट ऑफ प्रोमिसेस फ्रॉम बोथ द पार्टीज विल बी कंसिडर्ड एज एग्रीमेंट। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो अब इससे हमें समझना है कि प्रॉमिस क्या होता है। तो प्रॉमिस का मतलब है व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। प्रपोजल का मतलब है ऑफर। जब आपने किसी को कुछ ऑफर किया और उसने अपनी सिग्निफिकेंस सिग्निफाई किया, मतलब क्या, परमिशन दी। असेंट का मतलब क्या है, परमिशन दी, तो हम कहेंगे उसने आपके ऑफर को क्या किया, एक्सेप्ट किया। इसका मतलब इन शॉर्ट है कि जब कोई आपको ऑफर करता है और आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो तो वो बन जाता है प्रॉमिस। और ऑब्वियसली जब एक व्यक्ति प्रॉमिस करता है और उसके सामने कोई दूसरा उसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस देता है तो उसे कहेंगे एग्रीमेंट। और जब वही एग्रीमेंट लॉ के हिसाब से एनफोर्सेबल हो तो उसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब आप देख रहे हैं मैं ड्रिल डाउन करते चल रहा हूं। एक कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए पहले हमने एग्रीमेंट समझा, एग्रीमेंट को समझने के लिए हमने प्रॉमिस समझा, और प्रॉमिस को समझने के लिए हमने ऑफर और एक्सेप्टेंस को समझ में आया। क्लियर है? तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर एक व्यक्ति किसी को ऑफर करता है और दूसरा व्यक्ति उस ऑफर को अपनी परमिशन देता है, उसकी एक्सेप्टेंस देता है, तो हम कहेंगे कि द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। व्हेन दैट प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो अगर मैं इसको चार्ट के हिसाब से समराइज करूं यहां पर, तो आप देख पा रहे हैं कि एन एग्रीमेंट इज नथिंग बट ऑफर plus acceptance that will give you a promise. Now
जबकि अब आपको एग्रीमेंट समझ में आ गया है कि क्या एग्रीमेंट है। एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ का मतलब है एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन, एंड लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब यहां पर है एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब यहां पर फिर से मैंने पीछे बताया, अगर एक एग्रीमेंट बराबर से बन जाता है, और एग्रीमेंट का मतलब क्या है, आपने किसी को ऑफर किया और सामने वाले ने आपके ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो वो बन जाएगा प्रॉमिस। जब हम ऐसे एक दूसरे को प्रॉमिस देंगे तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जब लॉ में एनफोर्सेबल हो जाए तो उसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? इसका मतलब फिर से मैं आपको यहां पर ड्रिल डाउन करके बता रहा हूं। प्रपोज, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति पहले तो किसी को ऑफर करेगा कि लेट अस से फॉर एग्जांपल तू मेरे लिए क्या ये कुछ करेगा। सामने वाले ने कहा मैं करूंगा, बट सामने इतने पैसे लूंगा। तो उसने कहा ठीक है, मतलब दोनों ने ऑफर किया, एक्सेप्ट किया। अब जब ऑफर और एक्सेप्टेंस हो चुका है तो हम कहेंगे वो एग्रीमेंट है। अगर वो एग्रीमेंट लॉ के नजर में सारी चीजें बराबर है, लॉ के हिसाब से वो एनफोर्सेबल है, तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, यहां पर हम एक मिनट देख लें। एग्रीमेंट का मतलब है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एग्रीमेंट प्लस लॉ में उसकी एनफोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट कंसिडर्स लीगल एज वेल एज सोशल, दोनों ही चीजें आ जाती है। बट आपको तो मालूम है कॉन्ट्रैक्ट में तो वही आता है जो लीगली एनफोर्सेबल हो। इसका मतलब ओनली दोज थिंग्स विच आर लीगली एनफोर्सेबल। जैसे मैंने कहा सोशली एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने बात की कि आप मेरे फंक्शन में आएंगे क्या, आप मेरे पार्टी में आएंगे क्या, एंड ऑल दैट पार्ट। एग्रीमेंट में नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, बट जब कॉन्ट्रैक्ट है तो इट कैन क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। ये तो क्लियर है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, राइट? पीछे अभी हमने देखा कि कुछ एग्रीमेंट सोशल भी हो सकते हैं, लीगल भी हो सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो तो एग्रीमेंट है ही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि वो एग्रीमेंट बने। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? इसलिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सारे एग्रीमेंट्स तो कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंच सकते, बट ये क्लियर है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एग्रीमेंट है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो अब यहां से हमारा मेन पार्ट शुरू हो जाता है, जो मैंने आपको अभी पीछे कहा था कि मैं सारे पॉइंट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आर दी एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन सेक्शन 10। ये लर्न कर लेना है। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बहुत बार, एन नंबर ऑफ टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है, कुछ ना कुछ तरीके से पूछा जाता है कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। और एसेंशियल्स का मतलब ही है, जो मैंने पीछे आपको एक डायग्राम बताया था, एनिमेशन के द्वारा बताया था कि क्या क्या एलिमेंट्स जरूरी है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। वो सारी चीजें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहां पर सेक्शन 10 में जो लिखा है एक बार हम पढ़ लें। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट इफ दे आर मेड विथ फ्री कंसेंट and the parties are competent and for a lawful consideration and for a lawful object and are not expressly declared void। बताइए कितना इंपॉर्टेंट है। क्या कहा उन्होंने पहले तो, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट कब, अगर वो फ्री कंसेंट से हो। फ्री कंसेंट मतलब अपनी इच्छा अनुसार हो, कोई हमें जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, कोई हमें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा है, या कोई हमें कोई फिजिकली हरास नहीं कर रहा है कि तू कॉन्ट्रैक्ट कर ही कर। थर्ड, पार्टीज कंपिटेंट का मतलब क्या है, माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, राइट? फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन मतलब क्या, हम जब उसको कुछ इन रिटर्न देंगे तो वो लॉफुल होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि क्या तू मुझे आज ये 2 चैप्टर पढ़ाएगा, अगर तू मुझे पढ़ाएगा तो मैं तेरे लिए तेरे दुश्मन का मर्डर कर दूंगा ना, दिस इज एन अनलॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब कुछ लीगली देना। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए कर रहे हो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। जैसे लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब है मैं तुझे पैसे दूंगा, पैसे देना इज अ कंसिडरेशन, बट ऑब्जेक्ट क्या है, तू जाके उसका मर्डर करते। तो नाउ दिस इज अ ऑब्जेक्ट जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो इज अनलॉफुल। मतलब जो आप दे रहे हो कंसिडरेशन वो भी लीगल हो, और जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्जेक्ट है, वो भी लीगल होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि इट शुड बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड, अगर वॉइड होगा तो ये फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। हम आगे देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स है जो एक्ट ही खुद स्पेसिफिकली कहता है कि वो वॉइड है। सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, ओनली दोज विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
यहां पर हमने एक बेसिक तरीके से बताया गया है कि सेक्शन 10 में क्या क्या आता है। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंपिटेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडर होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। यहां पर ये अगर आप देखेंगे ये जो 6 चीजें ऊपर डेफिनेशन में है, यही 6 चीजें यहां पर बताई गई है। लेकिन हमने यहां पर स्पेसिफिकली लिखा है भले ही सेक्शन 10 के हिसाब से वो डेफिनेशन में ना हो, लेकिन ये भी सारी चीजें असेंशियल है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होनी चाहिए, उनका लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज सारी होनी चाहिए, सर्टन होना चाहिए, कुछ भी अनसर्टन नहीं होना चाहिए। एक वर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सारे ऐसे वर्ड्स हो जो प्रॉपरली डिफाइंड हो, कोई पर्टिकुलर वर्ड के 2 मीनिंग ना निकले, और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जो पॉसिबल हो। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा विल नॉट मेक सेंस बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। तो आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ही कर सकते हैं जो पॉसिबल हैं, जो परफॉर्म हो सकते हैं। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? अगर मैं एक बार फिर समराइज कर दूं तो आप ध्यान से देख सकते हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी मतलब माइनर ना हो, लीगल फॉर्मेलिटीज हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट लीगली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं है, परफॉर्म पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करना है कि मैं सूरज लाऊंगा, तारे लाऊंगा, तेरे ग्रेट 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 फादर को जिंदा कर दूंगा, ये संभव नहीं है। सारे वर्ड सर्टन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, लोग अपनी इच्छा अनुसार फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट करें, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी का ऑफर करना और सामने वाले का एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारी चीजें हैं, अगर ये सारी चीजें हो जाती है तो हम कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए, तो अब एक एक करके अच्छी तरह से सारी चीजें पढ़ लें। सबसे पहले ऑफर और एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्रीमेंट की शुरुआत कहां से होती है, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहां से होती है। ऑब्वियसली जब कोई किसी को कुछ ऑफर करे और वो उसे एक्सेप्ट करे, तभी तो कहेंगे कि एग्रीमेंट बन गया। सो यहां पर एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर विल बी कंसिडर्ड एज एन एग्रीमेंट। जो हमने पीछे भी देखा था, मतलब एग्रीमेंट का मतलब है किसी का ऑफर करना और सामने वाला उसी ऑफर को एक्सेप्ट करे। सेकंड है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब है भाई आप उसके ऊपर कोर्शन, कोर्शन मतलब फिजिकली हार्म पहुंचाना, धमकी देना, मारना। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है फिजिकली नहीं मारना, मेंटली टॉर्चर करना। फ्रॉड तो आपको मालूम ही है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है उस आपने कुछ गलत बोला लेकिन आपका इंटेंशन नहीं था ऐसा कि आप उसको येड़ा बनाओ, आप उसके ऊपर फ्रॉड करो, लेकिन वो येड़ा तो बना, आपने बोला तो गलत लेकिन आपकी इंटेंशन वैसी नहीं थी, उसे हम कहेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। और मिस्टेक, मिस्टेक 2 तरीके हो सकती है, यूनिलैटरल और बायलैटरल। बायलैटरल ही हम अवॉइड कर पाएंगे, आगे हम देखेंगे। यूनिलैटरल मिस्टेक है, आप वो बहाने देकर कॉन्ट्रैक्ट से बच नहीं सकते। तो कंसेंट कब फ्री मानी जाएगी? अगर ये पांचों उसमें नहीं है शामिल, तभी हम कहेंगे कि नहीं भाई कंसेंट जो है वो फ्री है। क्लियर है? Sure about this everybody? So when consent is vitiated by mistake, the contract becomes void। लेकिन मैंने जैसे बताया मिस्टेक जो है वो आपकी बायलैटरल होनी चाहिए। अगर मुझसे भी मिस्टेक हुई और आपसे भी मिस्टेक हुई है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस्टेक, बट यूनिलैटरल विल नॉट बी अलाउड। श्योर अबाउट दिस? अगर ये चीजों के वजह से कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइडेबल। अब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हम उसको अलग दूसरे पार्ट में देखेंगे, मैं यहां पर उस पर अभी समय वेस्ट नहीं करूंगा, बट इतना से पहले समझ लेना है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब लोग अपनी इच्छा से, अपनी कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट करें। थर्ड इज कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भैया आप इनकम्पिटेंट नहीं होने चाहिए। द पार्टीज जो एग्रीमेंट कर रहे हैं दे शुड बी कंपिटेंट। If either of the parties does not have the capacity, then the contract will not be valid. कौन लोग हैं जो इनकम्पिटेंट हैं? एक, माइनर जो 18 साल से कम है। सेकंड, अनसाउंड माइंड, उसे पता नहीं वो क्या डिसीजन ले रहा है, अपने लिए, दूसरों के लिए, उसमें सही डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, उसे हम कहेंगे अनसाउंड माइंड, इडियट, लुनैटिक जिसे हम कहते हैं। और थर्ड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको कहा कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं, वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और अगर आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो होगा। सर वॉइड अब इनिशियो का मतलब, वॉइड अब इनिशियो का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट से ही जीरो है, ये कॉन्ट्रैक्ट का लॉ की नजर में स्टार्ट से ही कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए उसे कहते हैं वॉइड अब इनिशियो। इनिशियो मतलब सिंस द स्टार्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज नो वैल्यू। अगर आप इन तीनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी लॉ में कोई नजर वैल्यू कुछ भी नहीं है, मतलब ही नहीं है इसे कॉन्ट्रैक्ट का। आपको लग रहा है आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है बट लीगली देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग। श्योर अबाउट दिस? फोर्थ इज कंसिडरेशन।
जैसे हम लोग कहते हैं फ्रेज में क्विड प्रो क्यू, क्विड प्रो क्यू का मतलब समथिंग इन रिटर्न। गाइस रूल कहता है कंसिडरेशन होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर कंसिडरेशन ना होना तो रूल कहता है फ्यूचर में अगर किसी ने हमें धोखा दे दिया, उसने कह दिया कि मैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट को नहीं निभाऊंगा, तो लॉ, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से बताऊं और कल जाकर आप उस पर केस करते हो कोर्ट में कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया बट उसने बाद में ना बोल दिया कि मैं मेरा पार्ट नहीं निभाऊंगा, गाइस चांसेस है आप कोर्ट में हार जाओगे। बिकॉज कोर्ट भी प्रैक्टिकली ये देखना चाहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अगर वो सामने वाला आपके लिए कुछ करने वाला था जो उसने अब ना कर दिया है, तो आप भी इन रिटर्न कुछ उसे देने वाले होंगे। Yes or no? If the consideration is only one way now, then there will be a trouble for you if some that other party fails to perform his part of promise. Because the court in practical life will ask you कि what is in return that you were supposed to give. तो इसीलिए हम लोग प्रैक्टिकली भी जब क्लास में सीखते हैं तो हम कहते हैं कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो ना, तो लेट द कंसिडरेशन बी फ्रॉम बोथ द साइड्स। मतलब तू मेरे लिए ये कर तो मैं तेरे लिए ये करूंगा, तू मेरे लिए ये कर तो मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा। लॉ ये नहीं कहता कितने पैसे दूंगा, लॉ ये नहीं कहता कितना कंसिडरेशन एडिक्वेट है कितना इनएडिक्वेट है। लॉ सिर्फ ये कहता है कि देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम बोथ द पार्टीज। अगर एक ही पार्टी दूसरे के लिए कुछ कर रहा है और दूसरा इन रिटर्न उसके लिए कुछ नहीं कर रहा, तो फिर हम कहेंगे कि भाई कंसिडरेशन इज एब्सेंट। एंड इफ द कंसिडरेशन इज एब्सेंट, यू नो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रॉमिस, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एग्रीमेंट, एंड इफ इट इज नॉट एन एग्रीमेंट, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो रूल सेज देयर शुड बी सम वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द आईज ऑफ लॉ व्हिच कैन आइदर बी सम राइट, एन इंटरेस्ट, अ प्रॉफिट और एनी बेनिफिट or some forbearance, detrimental loss or responsibility suffered or undertaken by the another. So यहाँ पे A agrees to sell his book for 100 rupees. Now B का promise है कि मैं तुझे 100 rupees दूंगा, that is the consideration. और A के तरफ से consideration है कि मैं तुझे मेरी बुक दूंगा। So यहाँ पर A का promise है कि मैं तुझे बुक दूंगा is the consideration for B's promise कि तू मुझे 100 rupees देगा। मतलब consideration दोनों के तरफ से है, मेरे तरफ से है कि मैं तुझे बुक दूंगा, तेरे तरफ से है कि तू मुझे 100 rupees देगा। क्लियर है? लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए ऐसा एग्जांपल, तू मुझे 100 रुपीज दे, मैं तेरे को कुछ भी नहीं दूंगा। अपन ऐसा एग्रीमेंट करेंगे, तू मुझे 500 रुपए दे, मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा। कल जाके वो बोलता है कि मैं नहीं दूंगा, आप कोर्ट में जाके बोलेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये मुझे 500 देगा। कोर्ट कहेगा 500 क्यों देने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तू क्या देने वाला था सामने? आप बोलेंगे मैं कुछ नहीं, वही सिर्फ मेरे को 500 रुपए देगा। इट विल नॉट प्रूव इन द कोर्ट का। अंडरस्टैंड, कॉमन सेंस है। सो द कंसिडरेशन शुड बी फ्रॉम बोथ द साइड्स, दैट इज द फोर्थ थिंग दैट शुड बी देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट। The fifth is a lawful consideration and object. कंसिडरेशन का मतलब है जो आप देने वाले हो, ऑब्जेक्ट का मतलब जो आप कॉन्ट्रैक्ट में कराने वाले हो। सो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों ही लॉफुल होना चाहिए। सेक्शन 23 हम जब आगे देखेंगे क्लियर कहता है कि अगर दोनों में से एक भी अनलॉफुल रहा या लॉ के हिसाब से प्रोहिबिटेड है या ऐसा कुछ है जो लॉ के प्रोविजंस को ही डिफीट कर रहा है, तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट उसे नहीं मानेंगे। बिकॉज इफ इट इज फ्रॉडुलेंट और इंजुरियस to some person or property, then the court can say it is as immoral or opposed to public policy, opposed to society, and therefore it will not be considered as a contract. तो consideration मतलब जो आप उसको देने वाले हो, और ऑब्जेक्ट मतलब आप जिस पर्टिकुलर चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये दोनों के दोनों लॉफुल होने चाहिए, लीगली वैलिड होना चाहिए। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? क्लियर है? यहां पर जैसे एग्जाम्पल है, प्रॉमिस कि मैं तेरे ऊपर जो चार्जेस हैं वो हटा दूंगा अगर तू मेरे लिए चोरी करता है तो, या प्रॉमिस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द थिंग्स टेकन, मैं तेरे तरफ से प्रॉमिस करता हूं कि मैंने आपकी जो चीजें चोरी करी हैं वो मैं आपको लौटा दूंगा, सब्जेक्ट तो आप मेरे पे जो केस किया है वो हटा दो। अब ये ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है बिकॉज जो आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो वो अनलॉफुल है। कल जाकर कोई फेमस एक्टर ने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और मार दिया, और अब उसको वो कहता है कि एक काम करो, आपने जो मेरे पे चार्जेस लगाए आप वो ड्रॉप कर दो और मैं जो है आपको सो एंड सो पैसे दे देता हूं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो अनलॉफुल है। क्लियर है? तो ऐसी चीजें यहां पर नहीं चलेगी। सिक्स्थ इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, मतलब एक्ट में ही स्पेसिफिकली लिखा है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हैं या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स इलीगल हैं,
तो आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। सो रूल कहता है एन इलीगल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली स्टेटेड बाय द लॉ एज void. एग्जाम्पल, अ थ्रेट टू कमिट मर्डर और पब्लिशिंग अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन मीडिया किसी के प्रति, या ऐसे एग्रीमेंट्स करना जो विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब है सोसाइटी के हित में ना हो। जैसे आप कोई पर्टिकुलर पोजिशन गवर्नमेंट जॉब के लिए पैसे बेच दे रहे हो, या आपने अपनी पेरेंटल ड्यूटीज या मैरिटल ड्यूटीज को सैक्रिफाइस कर देना, ये सारी चीजें आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सो अगर एक्ट में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे आगे हम देखेंगे 16 वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स है जो एक्ट स्पेसिफिकली खुद कहता है कि ये वॉइड है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स इलीगल हैं, ये नहीं हो सकते, तो फिर आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। श्योर अबाउट दिस। यहां पर नीचे हमने एग्जांपल दिया है कि सिमिलरली इन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, मतलब ऐसा एग्रीमेंट करना जहां पर हम सामने वाले को कह रहे हैं कि तू अब तक जो काम कर रहा था ना, अब तो आगे वो जीवन भर नहीं कर सकता, ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड रहेंगे। लेकिन अब हम आगे देखेंगे आप कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाकर कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को खरीद लिया, एग्रीमेंट में लिखा है कि किशोर बियानी या उसके जो भी रिलेटिव्स हैं या जो भी है अगले 15 साल तक रिटेल बिजनेस नहीं कर सकते। अब ये आप बोल नहीं सकते कि इट्स एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, वो किशोर बियानी को अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन, अपने टैलेंट, अपने स्किल को यूज करने से रोक रहा है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं डिपेंड अपॉन सेक्टर टू सेक्टर। लेकिन आप बोलेंगे कि तू प्रॉमिस कर कि तू कभी फ्यूचर ग्रुप जैसा मतलब रिटेल बिजनेस में एंटर ही नहीं हो सकता, तो फिर ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड हो जाएगा और लॉ में इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक उसी तरह से आगे है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब यह है कि आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि तू मेरे अलावा किसी के साथ शादी नहीं कर सकता, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हैं। या आपने ऐसा एग्रीमेंट किया कि तू मेरे प्रॉमिस कर कि तू मेरे ऊपर कभी कोई लीगल केस करेगा ही नहीं, ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स इनवैलिड हैं और लॉ कहता है कि अगर ऐसा कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? नेक्स्ट इज टू पार्टीज। अब ऑब्वियसली एक व्यक्ति अपने आप से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एटलीस्ट दो लोग चाहिए, जहां पर एक ऑफर करेगा और एक उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। जैसे हम यहां पर एग्जांपल दे सकते हैं कि द कॉन्ट्रैक्ट मे बी बाय अ नेचुरल पर्सन और अ पर्सन हैविंग अ लीगल एग्जिस्टेंस, जैसे कंपनी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई नेचुरल पर्सन हो, नेचुरल भी चलेगा, आर्टिफिशियल भी चलेगा। बस यहां पर समझना यह है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जैसे एग्जांपल है, देयर शुड बी टू पार्टीज, सेलर और बायर। कोई अपनी चीज अपने आप को नहीं बेच सकता। यहां पर एक केस हुआ था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एंड कंपनी, जहां पर यह बताया गया था कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द असेट्स ऑफ फर्म वर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। तो सेल्स टैक्स ऑफिसर ने उस पर टैक्स लगाने का विचार किया। हालांकि बाद में ये कोर्ट जीत गई थी फर्म और गवर्नमेंट हार चुकी थी, बिकॉज गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा कि दिस ट्रांजैक्शन वाज नॉट अ सेल बिकॉज द पार्टनर्स आर द जॉइंट ओनर्स। और अगर ओनर्स अपनी चीज अपने में बांट रहे हैं तो वो खुद ही बायर और सेलर जो है वो नहीं हो सकते, और इसीलिए ये सेल ट्रांजैक्शन नहीं है। क्लियर है? द नेक्स्ट इज द पार्टीज मस्ट बी इंटेंडिंग टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब कोई सोशल या डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए। मैंने मेरी वाइफ को कहा कि आज आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है एंड आई विल गिव यू सम गिफ्ट, और बाद में कल जाकर मैं ना दूं तो वो मेरे पे केस कर देगी क्या? नहीं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। या जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी कहा, आपने किसी फ्रेंड को कहा कि मेरे साथ मूवी या होटल चलोगे, और उसने एंड मोमेंट पर ना कह दिया। आपको तो मालूम है फ्रेंड्स का काम ही होता है धोखा देना, तो या एंड मोमेंट पे आपका प्लान को कैंसिल करना। तो ये सारे सोशल डोमेस्टिक आपकी बातें हैं, इसमें आपका कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंट नहीं था, और कल जाकर कोई ऐसा तोड़ता है तो आप उस पर केस नहीं कर सकते। क्लियर है? जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि हस्बैंड एग्री टू पे टू हिज वाइफ अ सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस एवरी मंथ व्हाइल ही वाज इन अब्रॉड, सो द हस्बैंड फेल्ड टू पे द प्रॉमिस। वाइफ ने केस फाइल कर दिया, तो रूल कहता है यहाँ पर वाइफ उस रिकवर नहीं कर सकती, बिकॉज ये उनका सोशल एग्रीमेंट था, ये हस्बैंड वाइफ के बीच की एग्रीमेंट था, और इसमें दोनों का ही कभी कोई इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। श्योर अबाउट दिस? द केस का नाम है बॉल्फर वर्सेस बॉफर। द नाइन्थ इज अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टन केसेस। जैसे कुछ जगहों पर स्पेसिफिकली होता है कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही होगा, तो फिर राइटिंग में ही होना चाहिए, ओरली नहीं चलेगा। जैसे एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज वैलिड इफ दे आर इन रिटन फॉर्मेट। रूल कहता है कुछ जगहों पे रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इंपॉर्टेंट, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया
तो फिर उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेज सेल। द 10th इज सर्टनटी। सर्टन का मतलब है एग्रीमेंट में हर शब्द का प्रॉपर मीनिंग निकले। ऐसा ना हो जाए कि कोई वर्ड का मैं कुछ अलग मीनिंग समझ रहा हूं और आप कुछ अलग मीनिंग समझ रहे हो। हर वर्ड सर्टन होना चाहिए। इट शुड नॉट बी वेग, इट शुड नॉट बी इनडिफाइनाइट। जैसे ए एग्रीज टू सेल बी अ टन्स ऑफ ऑयल। ना रूल कहता है देयर इज नथिंग सर्टन एज टू विच काइंड ऑफ ऑयल, खाने का, लगाने का, कौन से प्रकार का ऑयल है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि आई एम रेडी टू सेल माई कार, मेरे पास 3 कार है, अब सामने वाले ने एग्री किया कि ओके आई विल पे यू दिस मच। नाउ दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज यहां पर आप प्रॉपर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो कि कौन सी कार। कल जाकर अगर मिसकंसेप्शन हो गया, वो कहेगा मेरे को तो लगा था आप मेरे को वो वाली कार बेचने वाले हो, मैं कहूंगा नहीं नहीं मैंने तो बोला था मैं आपको मेरी पुरानी वाली कार बेचूंगा, तो फिर यार ये दिक्कत हो जाएगी। तो रूल कहता है कि भाई सर्टन हो। आप जब कोई पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है ऑयल, मैंने आपको कहा कार, कल जाकर आप कहोगे चॉकलेट, जो भी है, जो भी शब्द है, हर तरह का प्रॉपर होना चाहिए। जब हम कोई क्लासेस दूसरी क्लास के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो हम, आप बिलीव नहीं करेंगे, स्टूडेंट की भी डेफिनेशन डालते हैं, क्लास की डेफिनेशन डालते हैं, ब्रांच की डेफिनेशन डालते हैं, प्रेमाइसिस की डेफिनेशन डालते हैं, फीस की डेफिनेशन डालते हैं, जिससे हर बात का सर्टन हो। कुल जाकर कोई जानबूझ से एग्रीमेंट में लिखे वर्ड्स के 2 मीनिंग निकालकर फालतू में इस पर्टिकुलर कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश ना करे या कॉन्ट्रैक्ट से छूटने की कोशिश ना करे। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ही करे जो कंफर्म होगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना जो इम्पॉसिबल है वो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि हमने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़कर लाऊंगा। नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल। ये सब बॉलीवुड और ये रियल लाइफ में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में अच्छा नहीं लगता। तो या आपने किसी को बोला कि मैं तेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर को जिंदा कर दूंगा। नाउ अगेन दिस इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल। और ऐसे अगर कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो जो कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ना हो, तो फिर इसे एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। श्योर अबाउट दिस। तो यहां पर आपको मैंने पूरे 11 वेरियस असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन किए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, क्या चेंज करना है, कोई डाउट्स है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड कीप वॉचिंग। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर वीडियो करेंगे, बट ये वीडियो आपका इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड और असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कवर करता है। श्योर अबाउट दिस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। कीप स्टडिंग।